आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। वेलकम। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं का बुक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस इज योर फेवरेट बुकवर्म विकास मुनोत। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से हम एक बुक पढ़ रहे हैं और वो है इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड। इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ऑफ कोर्स पैरानॉर्मल शॉर्ट स्टोरीज दे आर। तो हमने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग स्टोरीज पढ़ी हैं और उसी कड़ी में आज कुछ और कहानियां हम पढ़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको बहुत 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 पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं या फिर रिज्यूम करते हैं इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड बाय के हरि कुमार। हॉन्टिंग इन असम। प्रयास एक बहुत ही मेहनती लड़का था। असम में पला बड़ा था और फिल्में बनाने की बहुत चाहत थी उसमें, मगर असम में ज़्यादा उसको चांस नहीं मिल रहे थे। तो अच्छे काम की तलाश में वो मुंबई चला गया। मुंबई में एक डायरेक्टर के पास एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगा और उसी सेट पे एक उसकी कलीग थी सुमन, जिससे उसको प्यार हो गया। तो जिंदगी कुछ बहुत ही अच्छी तरह से कट रही थी और एक दिन अचानक उसको एक फोन आया। वो फोन था आसाम के एक प्रोड्यूसर से। तो उनको एक फिल्म बनानी थी, एक हॉरर मूवी बनानी थी आसामीज लैंग्वेज में, और उनको ऑफर ये था कि प्रयास ना सिर्फ उस मूवी की स्क्रिप्ट लिखे, उस मूवी को डायरेक्ट भी करे। इससे अच्छा मौका प्रयास को नहीं मिल सकता था। तो प्रयास ने तुरंत हाँ कह दी और मुंबई से वापस असम चला गया। असम में उसके लिए एक बहुत ही बड़ा घर तैयार था, उसके लिए वेट कर रहा था। वो उस मूवी के प्रोड्यूसर ने उसके लिए अवेलेबल करवाया था। वो घर दरअसल कुछ 125-150 साल पुराना था और पिछले 25-30 सालों से बंद पड़ा था। तो वो सस्ता मिल गया प्रोड्यूसर को और शायद उन्होंने सोचा कि वैसे एक लोनली से एनवायरनमेंट में, एम्बियंस में प्रयास को स्क्रिप्ट लिखने में कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस घर को उस प्रोड्यूसर ने प्रयास के लिए सेलेक्ट किया और प्रयास वहां जाके सेटल हो गया। वो घर बहुत बड़ा था और बहुत गंदा भी था। उसे सफाई करने में प्रयास को बहुत मेहनत और वक्त लगा। वो सब तो ठीक था, मगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मिस करता था। उस जगह सर्दी थोड़ी ज्यादा थी, तो उन अकेली रातों में वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता था और मुंबई के अपने सुनहरे सुहाने दिनों को अक्सर मिस किया करता था। तो उन चीजों को भुलाने के लिए कभी कभी ड्रिंक्स के साथ वो वीड भी स्मोक करता था। तो कभी कभी ऐसा हुआ उसके साथ कि उसने पंखा चलाया ही नहीं, मगर आधी रात को जब वो जगा तो देखा पंखा चला हुआ। मगर उसने ये सोच के उस बात को नकार दिया कि शायद वीड के नशे में उसने पंखा तो चला दिया मगर उसे याद ही नहीं रहा। तो ऐसे कुछ दिन गुजर रहे थे। वो अपनी स्टोरी लिख रहा था मगर गर्लफ्रेंड को बहुत मिस कर रहा था। तो एक दिन सुबह उठा
अपना काम वाम कर रहा था तो अचानक उसका दरवाजा किसी ने नॉक किया, और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी गर्लफ्रेंड सुमन खड़ी थी। तो सुमन ने बताया कि उससे भी रहा नहीं गया प्रयास से मिले बगैर, तो वो मुंबई से सीधी उसे मिलने आ गई। मगर सुमन को वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने पूछा, क्या यह कोई भूत बंगला तो नहीं है? प्रयास ने हंसी मजाक में ये कहा, नहीं नहीं, मगर उससे कम भी नहीं है। दरअसल बात यह थी कि उस घर में जो 150 साल पुराना था, तकरीबन 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और वो सारे 6 की 6 महिलाएं थी। उसने जब ये बात सुमन को बताई तो सुमन ने वहां रात गुजारने से इनकार कर दिया। पूरा दिन वो दोनों साथ में रहे, उन्होंने सेक्स भी किया, और फिर अगले दिन मिलने के वादे के साथ सुमन रात को वापस अपनी होटल चली गई। तो पूरे दिन के सेटिस्फैक्शन से बहुत खुश था प्रयास, क्योंकि उसको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। अब चूंकि सुमन आ चुकी थी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी इंस्पिरेशन और हैप्पीनेस के बदौलत उसने अपना 1-2 चैप्टर्स लिख डाले, और रोमांस के सीन थे वही लिखने थे, और उसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म उसको मिल चुका था। तो उसने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए और रात को एक ड्रिंक लेके वो सो गया। फिर अचानक रात को कोई दरवाजा खटखटा रहा था। प्रयास उठा और बाहर देखा तो सुमन खड़ी थी। उसने बोला, क्या हुआ? नहीं, मैं होटल गई थी, मगर हम दोनों ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाई। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस साफ झलक रहे थे, जिससे प्रयास के जिसमें कुछ अलग सी उत्तेजनाएं जाग रही थी। उसने फौरन सुमन को अंदर बुलाया और दोनों ने कई राउंड तक सेक्स किया और फिर सो गए। अगले दिन जब प्रयास नींद से उठा तो उसके पास सुमन नहीं थी। वो सोच ही रहा था कि सुमन कहाँ है। तभी रूम का दरवाजा खुला और एक गरम गरम कप चाय के साथ, कॉफी के साथ सुमन कमरे के अंदर आई और उसको एक कप कॉफी थमा दी। वो कॉफी प्रयास की लाइफ की सबसे टेस्टीएस्ट कॉफी थी, मगर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सुमन ऐसी लड़की है जो अपनी खुद की भूख के लिए कभी इंस्टेंट नूडल भी नहीं बनाती। वो उठ के उसके लिए कॉफी कैसे बनाने लग गई। तो ये सोच ही रहा था कि उसको लगा कि बहुत वक्त हो रहा है, उसे नहाना चाहिए, उस दिन के काम के लिए तैयार होना चाहिए। तो वो स्नान करने के लिए गया और सुमन किचन में कुछ कर रही थी। स्नान कर ही रहा था, तब अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। प्रयास ने सुमन से कहा कि वो दरवाजा खोले, मगर बहुत देर तक दरवाजा कोई खटखटा रहा है। बहुत ही परेशान होके फटाफट बाथरूम से निकल के प्रयास ने जैसे ही खिड़की से झांका तो वहां पे सुमन खड़ी थी बाहर। उसने पूछा, अरे तुम बाहर कैसे गई और अंदर से लॉक कैसे किया तुमने? सुमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोल रहे हो प्रयास, साफ साफ बोलो। अरे तुम अंदर ही तो थी, बाहर कैसे गई और लॉक कैसे हो गई तुम बाहर? क्या इस खिड़की में से हाथ डाल के तुमने लॉक किया क्या दरवाजा? प्रयास तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सुमन, तुमने मुझे कॉफी दी, मैंने कॉफी पीने के बाद मैं स्नान करने चला गया, तब तक तुम यहां थी, फिर बाहर कैसे गई? मैं तो अभी आ रही हूं अपने होटल से, तुम क्या बात कर रहे हो? सुमन
मजाक मत करो। कल रात हम दोनों ने कितनी अच्छी तरह से बिताई थी साथ में। सुमन का गुस्सा चढ़ रहा था। प्रयास, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि कल रात तुमने किसी और लड़की के साथ बिताई थी? प्रयास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है सुमन, तुम ही तो थी। तभी किचन में कुछ आवाज आ रही थी। वो दोनों किचन की ओर गए और वहां जो था उसे देख के दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। प्रयास ने देखा कि वहां एक और औरत, बिल्कुल सुमन की तरह दिखने वाली औरत खड़ी थी और सुमन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी अचानक उस औरत ने प्रयास की ओर देखा और कहा, प्रयास, तुम्हें कौन चाहिए, मैं या वो? मैं हमेशा ऐसी ही सुंदर रहूंगी, मगर ये लड़की कुछ सालों बाद बूढ़ी हो जाएगी। कल रात जो तुमने महसूस किया, मैं तुम्हें जिंदगी भर हर रात दे पाऊंगी, मगर ये लड़की कुछ सालों के बाद कुछ नहीं कर पाएगी। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन चाहिए, मैं या वो? प्रयास का मन हिप्नोटाइज हो रहा था। वो एक रोबो की तरह अब बिहेव करने लग रहा था। उसके हाव भाव, उसकी आंखें बिल्कुल रोबोटिक लग रही थी और उसी रोबोटिक अंदाज में उसने कह दिया उस औरत से कि मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगा। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, इस लड़की को मार डालो। प्रयास सुमन की ओर मुड़ा और एकदम डरावनी आंखों से उसे घूर के देखा और उसके गले को कस के पकड़ा। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे इस बुक की अगली कहानी की। Stay tuned to Radio Udan, a flight of life. पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय के हरि कुमार। तो चलिए अगली कहानी शुरू करते हैं। बांगड़ फोर्ट। आप सबको पता होगा कि बांगड़ फोर्ट यानी बांगड़ का किला इंडिया का सबसे हॉन्टेड स्पॉट है
और चूंकि मैं एक हॉरर राइटर हूँ, हॉरर स्टोरीज राइटर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन जगहों पे जाना और इन जगहों की सच्चाई की पड़ताल करना। तो वैसे ही एक एक्सपेडिशन पे हम लोग जा रहे थे। गुजरात में हमारी एक शूटिंग थी एक हॉरर सीरियल की। वो ख़त्म करके हम राजस्थान पहुंचे और वहाँ पे जयपुर से कुछ दूर पे बांगड़ का किला था, वहीं पे हमें शूटिंग करनी थी। शूटिंग ठीक ठाक चली, मगर हमें ये सख्त एडवाइस या निर्देश थे कि शाम को 6 बजे के बाद हमारे क्रू का कोई भी आदमी वहां पे नहीं रहेगा, यानी कि आफ्टर सनसेट नो ह्यूमन प्रेजेंस। तो हमारा बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था, मगर चूंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट था तो हम लोगों को कुछ दिन से शराब नहीं मिल रही थी। मगर हम में से कुछ 2-3 लोग थे जिनको शराब पीने की बहुत ही इच्छा हो रही थी और हमने डिसाइड किया कि लास्ट डे का शूटिंग है वो खत्म करके हम खूब पार्टी करेंगे। तो मैं और हमारे विजुअल आर्ट एक्सपर्ट आनंद और असिस्टेंट डायरेक्टर डैनियला, हम तीनों ने ये प्लान किया कि रात शाम को सारे लोग जाने के बाद हम लोग किसी पब में जाएंगे और पार्टी करेंगे। शूटिंग का आखिरी दिन भी आया, मगर पब का प्लान थोड़ा चेंज हो गया। आनंद ने कहा कि क्यों ना हम इसी जगह पे बांगड़ फोर्ट पे ही पार्टी करें, सारे लोग चले जाएंगे और हमें वो रोकने वाला कोई नहीं है। उसने ये भी दलील दी कि चूंकि वहां पे कोई इंसान नहीं रहता तो पकड़े जाने का डर भी नहीं रहेगा। तो डैनियला भी मान गई, हालांकि वो थोड़ी थोड़ी डरी हुई थी, मगर वो मान गई। तो मैंने कुछ दुकानों से जाके बियर कलेक्ट किए हमारे लिए और शाम को सब लोग चले गए और हमने एक गाड़ी वाले से बात की थी, उसका नाम था बलराज सिंह। बलराज सिंह एक 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा जाट था। तो उससे हमने बात की कि वो रात को तकरीबन 11 बजे हमें पिक कर ले। तो हमारी बात के मुताबिक उसको वहीं पे वेट करना था जब तक हम बाहर ना आ जाएं फोर्ट से। बलराज ये कह रहा था कि थोड़ा केयरफुल रहिएगा साहिब। तो मैंने कहा, अरे बलराज, तुम चिंता मत करो, जिन चीज़ों से तुम डरते हो ना, उनके बारे में किताबें मैं ही लिखता हूँ, तो तुम बेफिक्र रहो। वो किताबें सब ठीक है साहिब, मगर हमारे यहाँ की कुछ रस्में होती हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं आप जाइए, मगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया बाहर। अगर ऐसा कुछ हुआ आपके साथ तो कृपया मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं आपको आके बचाऊंगा। यह कहते हुए बलराज सिंह जाके अपनी गाड़ी में बैठ गया जो बांगड़ किले के बाहर पार्क की हुई थी और हम तीनों ड्रिंक करने लगे। और बलराज ने हमसे एक और बात कही थी। उसने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए साहब, आप रानी रत्नावती के कमरे में मत जाना, क्योंकि वहीं से उन्होंने उस जादूगर आदमी के ऊपर ईतर फेंका था जिससे उसकी मौत हो गई थी। और मरते वक्त उसने ये श्राप दिया था कि तुम मरने के बाद भी इस दुनिया में भटकोगी, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तब से वो हर रात अपने कमरे में बहुत शोर मचाती है और ढूंढती है किसी को अपना शिकार बनाने के लिए। तो हम लोग जाके एक कमरे में बैठ गए और ड्रिंक करने लगे।
उस कमरे के अंदर एक और कमरा था। तो 2-3 बियर के बाद हम लोग थोड़े हाई हो रहे थे और रात के तकरीबन 9:30 पौने 10 बज रहे थे। वहाँ पे बिजली नहीं थी, तो हमारे सिगरेट का लाइटर और कुछ मोमबत्तियाँ 1-2 थीं, उसी से हम लोग काम चला रहे थे। और तभी आनंद ने कहा, डूड, पता है ये पास वाला कमरा, ये रानी रत्नावती का बेडरूम है। ये सुन के डैनियला को बहुत डर लगने लगा और आनंद ने फिर कहा, और हम जिस रूम में बैठे हैं वो उसका क्लॉसेट था। फिर डैनियला को और भी चढ़ रही थी और उसने कहा, काश मैं अपने बॉयफ्रेंड को लाके इस रूम में बंद कर, एक्स बॉयफ्रेंड को लाके इस पास वाले रूम में बंद कर पाती। तो मैंने कहा, चिंता मत करो, अगली बार हम तुम्हारे एक्स को जरूर यहां पे बंद करेंगे। और जैसे जैसे नशा चढ़ने लगा, डैनियला को डर लगने लगा, तो उसने बहुत ही गुजारिश की कि उस रूम का दरवाजा हम बंद कर दें। हाँ मेरी सिंड्रेला, डरो मत, अभी बंद करता हूं। ये कह के आनंद उठा और उसने दरवाजा बंद किया, मगर वो बंद करने में उसको बहुत मुश्किलें आ रही थी। शायद बहुत ही पुराना दरवाजा था और किसी ने उसे यूज नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी मूव नहीं कर रहा था। दरवाजा बंद किया और उसकी चिटकन लगा दी, और हमारे जो रूम का बाहर का दरवाजा था उसको भी हमने अंदर से बंद कर दिया। उस रानी के बेडरूम से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था हमारे रूम से बाहर जाने का। तो हमारे रूम में आए बगैर कोई ना तो अंदर जा सकता था और ना ही कोई बाहर आ सकता था। अचानक आनंद ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? सब लोग चुप। डैनियला ने भी कहा, हाँ, किसी की पायल की आवाज आ रही है। डैनियला ऑलमोस्ट रोने की कगार पे थी। तभी अचानक कोई महारानी के बेडरूम के अंदर से नॉक कर रहा था। हम तो बहुत डर गए थे। मैंने फटाफट बाकी पड़े बियर की बोतलों को बैग में रखा और उठ खड़ा हुआ। आनंद उठने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इतनी पी चुका था कि वो उठ ही नहीं पा रहा था और डर के मारे उसके हाथ पैर फूल रहे थे। डैनियला भी मेरे साथ आके खड़ी हो गई। जैसे ही हम लोग दरवाजा खोलने वाले थे, बाहर से बहुत जोर जोर से कोई दरवाजा बजा रहा था। हमारे डर का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर जोर से किसी ने दरवाजे को लात मारी और देखा, खोल के अंदर आए तो हमने देखा कुछ 7-8 नौजवान हाथ में लालटेन लिए वहां पे खड़े थे और उन्होंने हमें खूब डांटा। उन्होंने हमें कहा कि तुम शहर वालों के कारण हमारे गांव में शांति नहीं रहती, तुम हमारे कायदे कानून को फॉलो नहीं करते, और जब हम तुम्हें कुछ कहते हैं और तो तुम बोल देते हो कि हम इनटॉलरेंट हैं, निकलो यहां से। फिर मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम अंदर हैं? तो उसने बताया कि हमारा जो ड्राइवर है वो वहां पे वेट कर रहा था, और जब उससे पूछा गया तो वो बता रहा था कि हम यहाँ पे हैं। तो जैसे तैसे करके हम लोग वहां से बड़ी मुश्किल से निकले, मगर आज तक आनंद ये बात मानने को तैयार नहीं कि अंदर से कोई दरवाजा खटखटा रहा था। उसकी माने तो वो कोई चूहा या छिपकली कुछ था जो बाहर आने की कोशिश में दरवाजे के पास झटपटा रहा था। मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो आवाज किसी चूहे या छिपकली की नहीं, बल्कि किसी इंसान या अन्य कुछ जंतु या जीव की बहुत जोर जोर से खटखटाने की थी।
तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अगली कहानी की ओर जाएं, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे इस बुक की अगली कहानी। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के दौर में हम सबके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और उसका ख्याल रखें। इसीलिए तो सक्षम ने आपके लिए लॉन्च किया है डिजिटल टॉकिंग ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर पर आप अपने फिंगर्स रखकर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी ऑर्डर कीजिए saktek.in से, saktek.in से। वैसे तो ये ऑक्सीमीटर 3000 का है, पर पहले 10 ऑर्डर्स पर सक्षम आपको दे रहा है 200 रुपए का डिस्काउंट। अभी ऑर्डर कीजिए और अपनी हेल्थ का रखिए खास ख्याल सक्षम के साथ। फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट सक्षम at 9266263668। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. वेलकम बैक। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं हमारी अगली कहानी का। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डूमास। अनन्या, रश्मित और अहमद 3 बहुत ही गहरे दोस्त और ब्लॉगर्स थे। उनके ब्लॉग के थीम्स हॉरर रिलेटेड या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रिलेटेड थे। उनका काम यही था कि जो भी प्लेस हॉन्टेड हो वहां जाएं और प्रूव करें कि वहां कोई हॉन्टिंग नहीं है, कोई भूत का डेरा बसेरा नहीं है। तो इसी एक प्रयास में वो लोग पहुंच गए गुजरात में उपस्थित डूमा बीच पे। वहां गए तो देखा कि तो सब एकदम ठीक ठाक था, एकदम नॉर्मल बीच की तरह था। उनसे यह कहा गया कि वहां पे कोई हिंदू का शमशान घाट है हिंदुओं का, और वहां जो भी शरीर जमीन में दफनाए जाते हैं वो अक्सर समुद्र के ऊपर तैरते नजर आते हैं। तभी उन्होंने देखा कि पूरा आसमान काला हो रहा था और शाम ढल के रात होने की कगार पे थी। तो ये लोग डिबेट कर रहे थे कि हिंदू अपनी डेड बॉडीज को जलाते हैं या बरी करते हैं। और फिर रश्मित बोला कि नहीं यार, कुछ लोग जलाते हैं और कुछ लोग उसे बरी भी करते हैं। मगर उन तीनों में एक समानता थी कि वो सब तीनों बिलीव करते थे कि हॉन्टिंग कुछ होती नहीं है, वो तो ऐसे ही लोगों को डराने की बात है। तो तभी वहां पे एक चना वाला आया। अनन्या को खाने का वैसे ही बहुत शौक था, तो उसने कहा कि चलो चना खाते हैं। तो वो लोग गए और वहां पे बहुत ही मसालेदार चना का एक पैकेट लिया और खाने लगे। तभी अहमद ने चना वाले से पूछा, भैया हमने सुना है कि ये जगह बहुत ही हॉन्टेड है, यहाँ पे कुछ भूत प्रेत फिरते हैं। अरे क्या साहिब,
आप भी मेरी एकदम इग्नोरेंट अनएजुकेटेड वाइफ की तरह बात करते हो। ऐसा कुछ होता है क्या? मगर फिर भी अगर आपको देखना है कुछ डरावनी जगह पे जाना है तो आउटर बीच पे जाइए। आउटर बीच क्या है साहब जी? यहाँ पे 4 बीच हैं। ये जो आप यहाँ पे खड़े हो ये इनर मोस्ट बीच है। इसके बाहर एक और बीच है, उससे बाहर और जाओगे और एक बीच है। ऐसे करके आप जाते जाओगे तो वो आउटर बीच आएगा। मगर हाँ, ध्यान रखिएगा, लोग कहते हैं कि वहां कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि मैं विश्वास नहीं करता, मगर लोग कहते हैं कि वहां पे कुछ गीत जैसा सुनाई देता है। और कभी कभी जो लोग वहां पे जाते हैं रात को वो वापस नहीं आते। और हाँ, वो गीत सिर्फ हाई टाइड होता है तभी सुनाई देता है। ये बातें सुनते सुनते तीनों लोग चलते बने और 2-3 बीच क्रॉस करके जैसे ही वो आउटर बीच नजदीक आ रहा था, अहमद को थोड़ा डर लगने लगा। वो बोला कि ठीक है यार, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूं, तुम मुझे बोल देना तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था। अनन्या और प्रश्मित अहमद का मजाक उड़ाते हुए उसे वहीं पे छोड़ के साथ में चल दिए। और थोड़ी देर के बाद वो जगह एकदम अंधेरी लग रही थी। आसपास इंसानों की कोई आवाजाही नहीं थी। वक्त रात का तकरीबन 9:15 9:30 हो रहा था और अनन्या को बहुत डर लगने लगा अचानक। और उसने प्रश्मित का हाथ बहुत कस के पकड़ लिया और उसके साथ चल रही थी। बहुत सुमसाम वो बीच था और सिर्फ समंदर की लहरों की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक प्रश्मित ने पूछा, सुनो, क्या तुम्हें वो सुनाई दे रहा है? अरे यार प्रश्मित, प्लीज डराओ मत, तुम चलो यार। अनन्या वैसे ही बहुत डरी हुई थी। अरे नहीं, सुनो, वहां देखो, कुछ बांसुर की आवाज जैसी सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है प्रश्मित, तुम चलो। मगर प्रश्मित एकदम समंदर की ओर जाने के लिए उतावला हो रहा था, जैसे कि उसे और कोई फोर्स खींच रही है, समंदर की ओर कोई ले जा रही है फोर्स। वो जाने के लिए बहुत ही उत्तेजित था और अनन्या उसे रोकने के लिए। तभी अचानक उसे खींचने की एक कोशिश में अनन्या का पैर फिसला और वो बीच पे गिर गई और उसकी कमर एक बहुत ही सॉलिड चीज से टकराई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां एक इंसान की खोपड़ी, आंखें बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 खड्डे। जैसे ही अनन्या ने उसे देखा, उसके मुंह से जोर से एक चीख निकली। सपोर्ट के लिए वो प्रश्मित का हाथ पकड़ना चाहती थी, मगर मुड़ के देखा तो प्रश्मित ऑलरेडी समंदर की लहरों में चल रहा था। वहां पे 2-4 रॉक्स थे, उन रॉक्स की ओर वो चल रहा था जहां से वो आवाज आ रही थी। और बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे अनन्या वहां से भाग गई। तभी अहमद के कार के पास एक आदमी आके उससे पूछ रहा था, आप यहां पे क्या कर रहे हो? यहां पे नहीं रहना चाहिए अभी। तभी अहमद ने उस इंसान की कंसर्न को दरकिनार करते हुए, क्या भैया, क्या तुम भी ये कहना चाहते हो कि यहां पे भूत है? अरे भूत की कौन बात करता है, भूत नहीं है यहां पे। तो क्या है? यहां पे जल पिशाची है।
जल पिशाची वो क्या होता है? अरे भाई, जल पिशाची वो होती है जो समुद्र के अंदर रहती है। वो किसी भी खूबसूरत औरत का रूप धारण करके लड़कों को या मर्दों को आकर्षित करती है, और जब किसी को अपने वश में करके अपने जाल में फंसा लेती है तो फिर उसका खून पी जाती है या फिर उसको खा जाती है। वो कभी भी समंदर से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि उसका आधा शरीर इंसान का और आधा बहुत ही बिगड़ा हुआ एक राक्षस का शरीर होता है। तो ऊपरला शरीर ही उसका इंसान का होता है, और जो भी इंसान उसका गाना सुनता है वो आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ता है, और जब यह गाना नहीं सुनाई देता तो समझो वो किसी को अपना शिकार बना चुकी है उस रात के लिए। अहमद ने गौर करके सुना, वहां कोई गाना नहीं सुनाई दे रहा था। वो जगह बिल्कुल सुमसाम थी, मगर उस चुप्पी को चीरती हुई एक आवाज, अहमद। अहमद ने देखा तो उसकी ओर अनन्या भागे भागे आ रही थी। उसने फटाफट अपनी कार का दरवाजा खोला और पूछा, अनन्या, प्रश्मित कहाँ है? अनन्या ने जो भी हुआ वो सब बताया, और वो दोनों एक पल भी वहां नहीं रुके और वहां से तुरंत निकल पड़े। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अगली कुछ और कहानियां सुनेंगे। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं हूँ मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और इस प्रोग्राम का नाम है बुक वर्ल्ड, जहां पे हम पढ़ रहे हैं के हरिकुमार की इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। 3 कहानियां आज हमने ऑलरेडी सुन ली हैं, और चलिए आज के एपिसोड की अगली कहानी की ओर। द राइटर्स ब्लॉक। रवि एक बहुत ही होनहार हॉरर राइटर था। उसने बहुत सारी नॉवेल्स और हॉरर शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, मगर अचानक उसे एक मेंटल ब्लॉक सा महसूस होने लगा। उसे ये लगने लगा कि उसकी कहानी में कुछ नयापन मिल नहीं रहा है आजकल। वही घिसी पिटी औरत जो भूत बन जाती है, लोगों से बदला लेती है, कुंवारे लड़कों का खून चूसती है, इससे आगे उसका दिमाग बढ़ नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने एक दोस्त विंसेंट को कांटेक्ट किया। विंसेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और एक रिसोर्ट का मालिक। तो विंसेंट ने रवि को ऑफर किया कि वो कुछ दिन उसके रिसोर्ट पे बिताए, या उसके रिसोर्ट के पास वाली उन हसीन वादियों में, पहाड़ों में, जहां बहुत सारे विलास मिल सकते हैं किराए पे, वहां पे बिताए। तो रवि को यह प्लान अच्छा लगा और उसे लगा कि शायद एक लोकेशन का चेंज होगा तो शायद कुछ इंस्पिरेशन उसे मिलेगी। तो यही सोचते हुए
वो अपनी सेंट्रो कार में निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पहाड़ियां ऊंची थी, टेढ़े मेढ़े रास्ते थे और रात का समय था। 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद रवि अपनी सिगरेट ढूंढते हुए कार में डैशबोर्ड में और उसके अंदर वाले जो ड्रॉ में देख रहा था, मगर वहां पे उसके ब्रांड मार्लबोरो के डिब्बे तो थे मगर सब खाली। तभी एक मोड़ पे एक छोटी सी दुकान से दिखाई दी। वहां पे कुछ स्थानीय लोग गपशप कर रहे थे, चीजें खरीद रहे थे। रवि ने भी अपनी कार रोकी और वहां जाके मार्लबोरो सिगरेट मांगी, मगर वहां पे मार्लबोरो अवेलेबल नहीं थी। कोई लोकल ब्रांड था कैवेंडर, वही लेके रवि वापस अपनी कार में बैठ गया। उसे उस रात विंसेंट के साथ उसके रिसोर्ट में बितानी थी, जहां पे दोनों का डिनर के बाद स्कॉच का प्लान था। रवि को स्कॉच बहुत पसंद थी और विंसेंट के पास स्कॉच की कोई कमी नहीं थी। तो प्लान ये था कि उस रात को रवि डिनर और उसके बाद स्कॉच पार्टी करके फिर उसके लिए एक रेंट किया हुआ विला था जो विंसेंट ने रेंट किया था, जिसका नाम था मकॉले विला। तो मकॉले विला में जाके रवि रात को सो जाएगा और कुछ दिन वहीं पे बिताएगा जहां वो अपनी स्टोरी लिख सके। तो ये सब सोचते हुए रवि अपनी कार को सटपट दौड़ाने की तैयारी में था। तभी वो शॉपकीपर रवि के पास आके बोला, साहिब लगता है आप इस जगह पे नए हैं। एक्चुअली रात को यहाँ पे कोई ज्यादा गाड़ी चलाता नहीं है क्योंकि इन पहाड़ियों में भूत रहता है साहिब, आप जरा ख्याल रखिएगा। अरे दोस्त, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं खुद एक भूत की स्टोरीज लिखने का लेखक हूं। ये बोल के रवि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चलते बना। तकरीबन एक आधा घंटा हुआ होगा कि अचानक जो अंगड़ाइयां लेती हुई सड़क थी वो सीधी सीधी लगने लगी और सड़क के बीचों बीच एक औरत सफेद साड़ी में लिफ्ट मांगने के लिए उसकी कार को रोकने का इशारा कर रही थी। एक क्षण के लिए रवि ने सोचा कि शायद वो भूत तो नहीं है, मगर उसके हाव भाव चेहरे से कोई भूत की कल्पना भी नहीं कर सकता। पहली बात तो वो भूत की तरह वो बहकाने वाली, मन मोहने वाली, खूबसूरती को पाने वाली या खूबसूरत औरत नहीं थी, और दूसरा रवि इन चीजों में विश्वास नहीं करता था। तो उसने गाड़ी रोकी और दरवाजा खोला। तो उसने पूछा, कहां जाना है तुम्हें? ये सड़क जहां जाती है मुझे वहीं जाना है, छोड़ दोगे? रवि ने कहा ठीक है। तो वो गाड़ी में बैठ गई और रवि ने देखा कि उसके दाहिने तरफ चेहरे पे कुछ चोट के निशान थे। तुम ठीक तो हो? रवि ने पूछा। मुझसे कुछ सवाल मत करो प्लीज, आप गाड़ी चलाओ। ये कह के वो बैठ गई। थोड़ी देर में रवि ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मगर उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। तो रवि को लगा कि शायद वो बहुत सीरियस बोल रही है कि कोई सवाल नहीं करना है। तो उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप गाड़ी चलाना शुरू किया। तकरीबन 15-20 मिनट के ट्रैवल के बाद रोड एक अचानक बेंड पे आ रही थी और वहां घना कोहरा था। शायद ही कुछ दिखाई देता होगा कुछ 4-5 फीट की दूरी पे। तो
उस औरत ने कहा, हाँ यहां रोक दो। जिस जगह पे गाड़ी रुकी उसके एकदम करीब एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था सेंट माइकल्स। चूंकि 4-5 फीट के उस पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो रवि ने एक बार कंफर्म किया, क्या तुम श्योर हो तुम यहीं पे उतरना है? मैंने कहा ना, कोई सवाल मत करो। मैं चलूं तुम्हें घर छोड़ दूं? मेरा घर यहीं है, मैं रास्ता जानती हूं, तुम बस अपना ख्याल रखना। ये कह के वो औरत उतरी और उसी कोहरे में कोहरा बन के न जाने कहां गायब हो गई। रवि ने ज्यादा विचार नहीं किया इस बात पे। वो अपनी गाड़ी को बहुत तेज दौड़ाते हुए अपने दोस्त विंसेंट के रिसोर्ट पहुंच गया। दोनों ने बहुत अच्छा डिनर किया और डिनर के बाद दोनों स्कॉच की बोतल लेके एक एक ग्लास हाथ में लेके सिगरेट्स स्मोक करते हुए स्कॉच पीने लगे। और बातों ही बातों में विंसेंट ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए जो विला किराए पे लिया है, जो मकौले विला है, वो शायद तुम्हें बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। और तुम वहां पूरी इंस्पिरेशन के साथ अपनी स्टोरी लिख सकते हो। तो ठीक है, और कुछ कहना है? नहीं, बस ये है कि बार्किंग डियर्स होती हैं। तुम्हें अगर कुत्ते की आवाज सुनाई दे, कुत्ता भौंकने की आवाज सुनाई दे रात को, तो खोलना मत, क्योंकि वो बार्किंग डियर्स होती हैं। अरे ठीक है, मगर बार्किंग डियर्स थोड़ी ना इंसानों को खाती हैं। हाँ मेरे दोस्त, मगर बार्किंग डियर्स की आवाज सुन के उनके पीछे पीछे भालू और दूसरे जंगली जानवर आते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है बाबा, नहीं खोलूंगा। और कुछ? और तो कुछ नहीं है, मगर अरे क्या अगर मगर कर रहा है, बोलना। अरे रवि, ये पहाड़ वाले लोग कहते हैं कि वो मकौले विला जो है वो हॉन्टेड है। हॉन्टेड यानी कि जैसे मैं बुक में लिखता हूं वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझो, मगर उसके ओनर्स अभी कोई है नहीं। वो कई सालों से 1953 से टू बी एग्जैक्ट लंदन में है, तो अभी वो बंद पड़ा है। और पिछले 70 सालों में रात की 6 बजे के बाद उस विला में कोई गया नहीं है, तो तुम ही जाने वाले हो। अच्छा, तो क्या हॉन्टिंग है, क्या स्टोरी क्या है उसकी? अरे यार, ये एक्चुअली लॉर्ड जॉन मकौले थे ना, ब्रिटिश राज में, उनका ये वेकेशन होम हुआ करता था। वो हर साल गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आते थे अपनी फैमिली के साथ। मगर एक बार 1939 में वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अकेले आए थे। तब उनके घर पे एक मेड काम करती थी। उसका हस्बैंड था तोशी, जो उसे बहुत मारता पीटता। वो बेचारी चुपचाप सहती काम करती आ रही थी। मगर एक बार तो तोशी ने हद ही कर दी कि उस मेड ने आके लॉर्ड मकौले से कहा कि वो उसे उन्हीं के घर में उस रात के लिए शरण दे दे। तो मकौले ने भी उस पे तरस खा के उसको शरण दे दी। मगर मर्द तो मर्द है, रात को अकेले थे और ये औरत भी उनके घर में थी, तो मकौले से रहा नहीं गया और उन्होंने जाके उस औरत की इज्जत पर हाथ डाला और उसका रेप कर दिया। अपमान बहुत हो चुका था उस औरत का, इतना हो चुका था कि वो सह न पाई और उसने उन्हीं पहाड़ियों से नीचे कूद के अपनी जान दे दी। मकौले ने जैसे तैसे करके मामले को संभाल लिया। किसी को पता नहीं चला कि वो औरत कहां गई। और अगली दिन एग्जैक्टली कहीं तो अगली रात मकौले की
डोर पे एक नॉक सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वही मेड दरवाजे के सामने बाहर खड़ी थी, मगर इस बार पूरी खून में लथपथ हुई खड़ी थी। मकौले को बहुत डर लगा और वहां से भागा और दौड़ा दौड़ा मेरे दादाजी का घर था पास में, वहां आया और मेरे दादाजी से हुई सारी बात बताई। तो मेरे दादाजी का यह मानना था कि उसको ना अपना गिल्ट था, वो भूत की तरह दिखाई दे रहा था। शायद वो अपने गिल्ट से डर गया और भाग के यहां आ गया। मगर अचानक आधी रात को वो जोर से चिल्लाया और मेरे दादाजी के घर से भाग गया। उसका कहीं पता नहीं चला। मगर अगली सुबह जब पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए आए तो उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों में मकौले की लाश पाई। मगर उस मेड का कुछ पता नहीं चला। अब एक मेड के लिए कोई पहाड़ियों से कूद के तो उसकी लाश ढूंढेगा नहीं, तो बस आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। मगर पुलिस वालों ने उसके घर पे जब जाके देखा तो वहां का सीन कुछ अलग ही था। वो घर पूरा खून से रंगा हुआ, पूरा फर्श, दीवारें अंदर की, यहां वहां छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी पति का शरीर बिखरा पड़ा था, जैसे कि कोई चाकू लेके एक इंसान को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया हो। यह कह के विंसन ने अपनी स्टोरी खत्म की। अच्छा, रवि ने पूछा, क्या तुम इन चीजों में विश्वास करते हो? अरे भाई, मेरा विश्वास करना या नहीं करना क्या मायने रखता है? मैं थोड़ी ना वहां पे रात गुजारने वाला हूं। ये सोचना सब तुम्हारा काम है, रात तो तुम्हें गुजारनी है। रवि ने फिर कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, आज मैं तुम्हारे जगह पे जब आ रहा था तो मेरी सिगरेट खत्म हो गई और मैंने रास्ते में पहाड़ियों में एक छोटी सी दुकान थी, वहां से सिगरेट खरीदी। हाँ, बालू ठाकुर की दुकान। उसने भी तुम्हें बताया होगा कि भूत है पहाड़ियों में, संभल के जाना। साला सबको बोलता रहता है। कभी ना मैं उसकी पुंगी पैक करके उसको कहीं भेज दूंगा। मेरा पूरा बिजनेस खराब करता है वो। जो भी मेरे कस्टमर्स आते हैं उनको यही बोल के भेजता है ताकि वो सारे बेचारे डरे सहमे से रहते हैं। हाँ ठीक है, मुझे भी बोला था उसने, मगर मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया आज। अच्छा, विंसन ने पूछा, बताओ क्या एक्सपीरियंस किया? अरे यार, मैं उसके पास से सिगरेट लेके आ रहा था तो एक औरत थी, उसने मुझे लिफ्ट मांगी तो मैंने उसको लिफ्ट दी, मगर मैं कुछ भी सवाल पूछता तो वो बोल देती सवाल पूछना मना है। और अचानक एक बहुत ही घनघोर जगह थी जहां पे बहुत सारा कोहरा था, एक मोड़ पे। वहां 4 फुट के बाद मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था भाई, मगर उसने कहा कि वहीं पे उसका घर है, और वो वहां से उतर गई और उस कोहरे में न जाने कहां गायब हो गई। अच्छा, तो इसमें क्या ठीक है? अरे फिर से बताओ, कहीं वहां पे एक कुछ बोर्ड तो नहीं लगा था? हाँ यार, वहां पे एक बोर्ड था जिस पे लिखा था सेंट माइकल्स। क्या बात कर रहा है यार? अच्छा ये बता, उस औरत के चेहरे पे कुछ घाव थे? हाँ बिल्कुल थे भाई, उसके दाहिनी और राइट साइड पे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे बहुत चोट पहुंचाई हो, वैसे घाव थे। ओह गॉड, क्या हुआ विंसेंट? अरे यार, वो सेंट माइकल्स है ना, वो बोर्ड किसी स्कूल या हॉस्पिटल का नहीं है, वो दरअसल कब्रिस्तान है, सेमेट्री, ठीक है। और वहां पे एक ही घर है उस इलाके में जो उस मेड का घर था।
जहां पे उसने अपने हस्बैंड को कसाई की तरह काट डाला था। और ये भी नहीं, पहाड़ियों के लोग इसी औरत की बात करते हैं। वो यही कहते हैं कि एक औरत जिसके चेहरे पे घाव हैं वो इस पहाड़ियों में भटकती है। अच्छा, रवि एकदम शॉक में। अचानक खुली खिड़की से जोर से हवा आई और ये सारी मोमबत्तियां बंद और पूरा चारों ओर अंधेरा। तो दोस्तों, समय कह रहा है कि आज यहीं पे रुका जाए। इस किताब की अगली कुछ कहानियां हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए, अपने फीडबैक और कमेंट्स भेजते रहिए और रेडियो उड़ान को प्रमोट कीजिए। आप भी सुनिए, दोस्तों को भी सुनाइए। Stay tuned to Radio Udan, a flight of life. Until we meet next week, bye-bye and take very good care of yourselves.